वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी, हाँ सौरभ, ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पीकर प्रोफेसर कपिल कुमार जी का। मैं सौरभ, कब शुरू करना है, मैं स्टार्ट कर जरा मुझे बता बस देना। सर जी बच्चे, अभी लिंक बच्चों को शेयर करवा देते हैं। हाँ बच्चों को करा दो, उसके बाद हमारे साथ और आएंगे, जुड़ेंगे, प्रिंसिपल सब भी जुड़ जाएंगे, सब काफी लोग जुड़ने वाले हैं इसमें। जब 12 बजे हम शुरू कर देंगे, जितने भी लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद हम 12 बजे इसको शुरू करेंगे, ठीक है। रविंदर जी जुड़ गए? यस सर, मैं जुड़ गया, मैं देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज सुनाई दे रहा है? जी मैडम, बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। सुनाई दे रहा है ना? बहुत हाँ। सुनाई दे रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मैम। हमारे कॉलेज की उपराचार्य वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, मुझे भी थोड़ा मैडम गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है इतने सारे लोगों से जुड़ना। पहली बार देख रही हूँ काफी लोगों को। हाँ 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 हाँ। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल जुड़ गए, बिल्कुल जुड़ गए हैं। बिल्कुल जुड़ गए हैं। और प्राचार्य जी? प्राचार्य जी थोड़ा सा अभी किसी उसमें है, वो मीटिंग में, तो उन्होंने कहा मैं बाद में ज्वाइन करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वैसे आपको दायित्व सारा निभाना है, आप है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बात हुई थी मेरी, आएंगे वो, जुड़ेंगे हमारे साथ। हाँ हाँ, जुड़ेंगे जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। और गीता भट्ट जी भी कहीं किसी और कार्यक्रम में ABRSM में बिजी हैं, वो भी बाद में ज्वाइन करूंगी, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो हम 12 बजे इसको शुरू कर देंगे। कपिल कुमार जी हमारे जो हैं हाँ वो जुड़े हुए हैं हमारे। हाँ बिल्कुल, उनका उनका परिचय तुम दे देना, बाकी परिचय वो नहीं, परिचय देंगे रविंदर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सौरभ शुरू करेंगे, रुके 12 बजे शुरू करेंगे ना? हाँ जी सर जी, बस 3 मिनट है सर जी, बस 3 मिनट। 3 मिनट है बस। हाँ 3 मिनट है। ये अभी तक हमने वैसे साहित्य से रिलेटेड कराए हैं, आज पहली बार ये कोरोना से लेकर करा रहे हैं, तो बड़ा इसके बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगेगा सभी को। हाँ, जितने छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में काफी जानकारी मिलेगी। अभी बिल्कुल। तक तो हम छोटे मोटे वेबिनार करा रहे हैं, मनोज जी की वजह से इतने स्टूडेंट से जुड़ेंगे हम। बहुत बहुत बहुत। और कपिल कुमार जी तो बहुत बढ़िया वक्ता है, कई बार सुना है उन्हें। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। हाँ। न्यूज चैनल्स पर भी देखा है तो एकदम। हाँ, न्यूज चैनल पे सही कह रहे हैं आप। तुझे काम सौरभ जी, बच्चे जुड़ रहे हैं ना लगातार? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल 128 बच्चे तो आ चुके शायद, नहीं है सौरभ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम जी, हाँ जी। मेरे उस पर दिखा रहा है 128 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी मैम। सर जी मैम, बहुत सारे हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पे भी हो रहे हैं, हमारी इंस्टाग्राम और गूगल मीट पे लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है, तो वहाँ पे हमारे पास 300 प्लस ये हमारा, वहाँ पे चल रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना शायद? लाइव स्ट्रीमिंग मैम, दो जगह लाइव हाँ स्ट्रीमिंग भी कर दिखा रहे रहा हैं है, रिकॉर्डिंग हो जी। रही है। रिकॉर्डिंग भी है, ये मैडम लाइव लाइव फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे चल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। तो वहां भी बच्चे जुड़ेंगे, तो हमारी संख्या कम से कम 500-700 से के आसपास रहने वाली है, इतने बच्चों की संख्या हाँ हाँ जुड़ेगी। हाँ हाँ। पर इसमें मेरे ख्याल जितने शामिल हो पाएंगे उसकी शायद लिमिटेशन है ना कुछ? जी 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 मैम जी। उसके बाद वो वहां पे लाइव देखेंगे ना, इंस्टाग्राम पे और उस पे, हाँ फेसबुक हाँ पे। हाँ, रिकॉर्डिंग के बाद लोग देख लेंगे। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, शुरू करें सौरभ? जी हाँ सर, जी सर जी, जी समय हो बिल्कुल गया, बिल्कुल शुरू करिए। जी, समय बिल्कुल हो सर गया जी 12 बजकर। जी जी जी। हाँ, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ आज जी हम सर जी। आज हम इस कार्यक्रम को शुरू करने अब जा रहे हैं।
हमारे बीच में परम आदरणीय और डॉक्टर प्रोफेसर कपिल कुमार जी उपस्थित हैं और मैं उनका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। और जिनकी प्रेरणा से और जिनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हुआ वो भी हम थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हमारी निदेशक गीता भट्ट जी जो एनसीवेब की डायरेक्टर हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। पहले बाद में वो हमसे जुड़ेंगे। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर जो कि इतना विश्वास हम पे जुटाते हैं कि जब भी कोई बात हो, कुछ कार्यक्रम हो, उसकी अनुमति दे करके साथ में आशीर्वाद भी देते हैं, कहते हैं कर लो और बहुत अच्छे से होगा। वो अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर। और एनसीवेब के उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर उमा शंकर जी भी हमारे इस कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं, उनका मैसेज आया मेरे पास। तो आप सबका पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसमें जितने भी हमारे टीचर, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें हमारे एनसीवेब के जो प्राध्यापक है वो ही नहीं, इसमें हमारे रेगुलर के भी बहुत सारे प्राध्यापक इसमें शामिल हैं, क्योंकि विषय ऐसा था, उन्होंने कहा कि हम भी सुनना चाहते हैं, तो वो भी इसमें आए, उनका भी स्वागत। और मेरे एनसीवेब के सारे जितने भी सम्मानित प्राध्यापक हैं उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और प्यारे बच्चों के कारण हमने ये कार्यक्रम रखा है, तो उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज अभी तक हम पीजीडीएवी कॉलेज की तरफ से कुछ अलग तरह के सेमिनार बच्चों के लिए करते आए हैं। और देश में जो हालात अब पैदा हुए, जो एक कोरोना नामक बीमारी देश में आई, पूरा विश्व उस बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या किया जाए, या बच्चों को कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चे को लिए, जिनसे बच्चे लाभान्वित हों। तो हमारे एक मीटिंग में ऐसी एक योजना बनी कि क्यों ना एक हम वेबिनार करें, और उस वेबिनार को साकार रूप देने के लिए हमने सबने प्रयास किया, और प्रयास करके आज उसकी का परिणाम है कि आज हम एक वेबिनार यहाँ पर कर पा रहे हैं। फिर देश इस ऐसी बीमारी से, इस भयंकर बीमारी से जूझ तो रहा ही है, और ये बीमारी सभी क्षेत्रों में अपना दुष्परिणाम हमें देके जाएगी। और सभी देशों में इस बीमारी जब से ये आई है महामारी, कुछ चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी हो गई हैं। वो चुनौतियां तमाम तरह के क्षेत्रों में है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या अलग तरह के कोई भी विषय हो सकता है। हम सब शिक्षा जगत से संबंधित लोग हैं, सारे विद्यार्थी हैं, हम सब प्राध्यापक हैं। तो हमारे शिक्षा जगत में भी इस बीमारी से बहुत बड़ी चुनौती हमने स्वीकार की, और अभी वो चुनौतियों का स्वीकार करना हमारा, जैसे कि हम सब टेक्नोलॉजी से इतने एकदम जुड़ गए, जो कि हमें काफी मुश्किल भी हुआ। तो अनेक प्रकार की समस्याएं शिक्षा जगत में इस बीमारी से को लेकर के किस तरीके से आने वाली हैं। हमारा सेमेस्टर आगे चला गया, ऑनलाइन क्लास हो गई, ऑनलाइन क्लासों की अपनी कुछ दिक्कतें हैं। तो इन सारे ऐसे विषयों पे हम प्राध्यापक हैं, तो हमने सोचा हम शिक्षा जगत के बारे में ऐसी चर्चा करें कुछ, कि जिससे बच्चों को भी और हमारे जो टीचर हैं उनको भी लाभान कुछ जानकारी मिले। तो ऐसे विषयों को लेकर के हमारे बीच में जब आप स्पीकर्स की बात हुई कि किस स्पीकर को हमें बुलाना चाहना चाहिए, तो एक बहुत ही उपयुक्त और बहुत श्रेष्ठ और बहुत ही बड़ा नाम हमारे बीच में आया, और वो है प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल कुमार जी अपने आप में बहुत बड़े इतिहास रखता है, अपने शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े शिक्षा जगत में बहुत काम करने वाले हैं। आप इनको टीवी पे भी देखते होंगे, मैंने इनको कई बार सुना है, जब भी सुना है मैंने इनके व्याख्यान में कुछ नया ही पाया है। तो मैंने कहा प्रोफेसर कपिल कुमार जी से उपयुक्त कोई नाम मुझे नहीं लगता इस विषय पे होगा। तो हमने कपिल कुमार जी से निवेदन किया रविंद्र जी के माध्यम से, और कपिल कुमार जी ने हमें समय दिया। मैं उनका तहे दिल से पूरे सेंटर की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे बच्चों के लिए समय निकाल करके आए, यहाँ पे आज अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो इसी सब चीजों को सोच करके हमने ये आज एक वेबिनार आयोजित किया। पहला प्रयास है, क्योंकि पहले तो हम एनसीवेब की तरफ से उस तरह के सेमिनार लाइव वाले करते रहे हैं, जो लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहला वेबिनार कर रहे हैं, और आप सबके सहयोग से ये यहाँ पर आज हो रहा है। तो मैं सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। और सीधे क्योंकि
बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि रविंदर जी हमारे बीच में है। रविंदर जी, आप प्रोफेसर कपिल कुमार जी का परिचय दे करके और उनको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करें, मेरा आपसे निवेदन। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वजनों और छात्रों का मैं रविंद्र सिंह पीजीडीएवी एनसीवेब सेंटर की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सब एनसीवेब की निदेशिका परम आदरणीय डॉक्टर गीता भट्ट जी और उपनिदेशक डॉक्टर उमाशंकर जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने न केवल हमें अनुमति दी बल्कि प्रोत्साहित भी किया। पीजीडीएवी कॉलेज एनसीवेब सेंटर लगातार छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है और इसी क्रम में लॉकडाउन के चलते भी विपरीत परिस्थितियों में एक अभिनव प्रयास आज का वेब सेमिनार। और इस आयोजन में हमारे प्रेरणा स्रोत प्राचार्य डॉक्टर मुकेश जी अग्रवाल, उप प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा, प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार कैन की महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही यह आयोजन संभव हो सका है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत वर्ष के समक्ष भी अब नवीन चुनौतियां प्रस्तुत हुई। ऐसे ही कई प्रश्नों और हम सब की उत्सुकताओं, जिज्ञासाओं के चलते हम सब के बीच मौजूद हैं इस आयोजन के मुख्य अतिथि, जाने माने इतिहासकार, प्रसिद्ध विचारक, चिंतक प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल कुमार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व में प्रोफेसर रहे हैं और सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। वे कई विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली लाल किले में 4 संग्रहालय की स्थापना में मुख्य इतिहासकार की भूमिका प्रोफेसर कपिल कुमार ने निर्वहन की है। कई शोध पत्रों और पुस्तकों की रचना, ऐतिहासिक शोध आदि के माध्यम के द्वारा प्रोफेसर कपिल कुमार ने ज्ञान की दुनिया के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, परम आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि वे आज के विषय कोरोना महामारी और भारत के समक्ष चुनौतियां पर अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात रख सकते हैं। अब सौरभ सर एक बार चेक कीजिए, सर है हमारे साथ, उनका माइक ऑन है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है। नमस्कार, नमस्कार आप सबको, नमस्कार। नमस्कार सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे संकट के समय में विद्यार्थियों को उनसे बात करने का मौका देना। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने विद्यार्थियों से कुछ ऐसी बातें करूं जो उनके केवल कैरियर से ही जुड़ी ना हो, बल्कि उनकी जो भूमिका है इस समय, इस विराट संघर्ष के अंदर जो विश्व लड़ रहा है, भारत लड़ रहा है, भारतवासी लड़ रहे हैं, दिल्ली वासी लड़ रहे हैं। साथियों, हम सबको ये चिंता है, आपको ये चिंता है कि आपका ये शिक्षा का वर्ष जो है ये खराब ना हो जाए। इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे, इम्तिहान में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, कैरियर का 1 साल खराब तो नहीं होगा, ये आपकी भी चिंता है, हमारी शिक्षकों की भी चिंता है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो आप लोगों पे निर्भर करता है। और याद रखिए, जब हम इस कोरोना संकट से जीत के बाहर निकलेंगे तो उसके बाद जो नवनिर्माण भारत का होगा, उस नवनिर्माण को भारत के आप युवा योद्धा ही करेंगे। कोरोना योद्धाओं की जगह फिर युवा योद्धा लेंगे इस देश के अंदर, इस देश का पूरा निर्माण करेंगे। लेकिन हम अपने कैरियर, अपनी शिक्षा से थोड़ा सा हटके मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज अपने कमरे में बंद हूं, मैं आज अपने कमरे से आपसे बात कर रहा हूं, आप अपने अपने घरों में बंद हैं और सुन रहे हैं। सुरक्षित
लेकिन मेरे युवा दोस्तों, जरा उनकी सोचो जो कोरोना के योद्धा सड़कों पे खड़े हुए हैं, अस्पतालों में मौजूद हैं, एसेंशियल सर्विसेज आपको दिलवा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी अपने प्यारे हैं। आदमी इमोशनल हो उठता है जब देखता है कि एक पुलिस की महिला छोटी सी बच्ची को लेकर के अपनी ड्यूटी दे रही है। लेकिन उनका क्या उद्देश्य है? यहां हम ये सोच रहे हैं कि हमारे कैरियर का क्या होगा, हमारी शिक्षा का क्या होगा। उस समय हमारे ये योद्धा क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या सोच है? हमारे इन कोरोना के योद्धाओं ने अपनी सारी सोचों को एक तरफ रख करके, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को रख करके इस समय केवल एक ही उद्देश्य बनाया हुआ है, और वो उद्देश्य है जिस तरीके से अर्जुन ने जो है मछली की आंख पे निशाना लगा रखा था, वो एक निशाना इन कोरोना योद्धाओं ने लगा रखा है। कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है, देश की जनता को बचाना है, और वो सिर्फ उस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे में जबकि ये योद्धा बाहर निकल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम उनके साथ क्या करें? हम तो घर में बैठे हैं ना। लेकिन साथियों, घर में बैठ करके भी अपने मोबाइल के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप, मुझे मालूम है कि आप सब विद्यार्थी अपने ग्रुप बनाते हैं, अपने मित्रों से इंटरेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। उस इंटरेक्शन के अंदर जहां एक इस समय का आप यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, अपनी शिक्षा से संबंधित बातें करने का, अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे होंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे होंगे एक दूसरों से, अपने शिक्षकों से, उसके साथ साथ इसी सोशल मीडिया का प्रयोग आप कोरोना के युद्ध में बहुत बड़े तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तरीका इसका यह है साथियों, किसी भी युद्ध को लड़ते हुए इतिहास गवाह है, हमें दो तरीके के शत्रुओं से सामना करना पड़ता है। एक वो शत्रु जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हमारी फौज लड़ती है। ये शत्रु आज वो कोरोना है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, हालांकि उसके प्रहार करने के तरीके गुप्त है, लेकिन शत्रु को हम पहचान चुके हैं और उस शत्रु से हमारे ये कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं। लेकिन इस बाह्य शत्रु के अलावा हमारा कुछ आंतरिक शत्रु भी है जो इस कोरोना के अंदर इस कोरोना की मदद कर रहे हैं। अफवाहें फैलाना, अराजकता फैलाना। 4 बार दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली का सत्यानाश करने की कोशिश की गई झूठी अफवाहें फैला करके। हजारों मजदूरों को इकट्ठा कर दिया गया एक अफवाह फैला करके कि बसें जा रही है आनंद विहार से और बसें जा रही है बस अड्डे से, और कोरोना के संक्रमण को फैलाने के लिए पूरा हथियार जो है इस आंतरिक शत्रु ने हमारे सामने खोल दिया। कभी खबर फैलाते हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी, कभी कहते हैं कि रेल वाले पैसा खा रहे हैं, कभी कुछ खबर फैलाते हैं। इस आंतरिक शत्रु से भाई मेरे कोरोना के योद्धा नहीं लड़ सकते। इस आंतरिक शत्रु से आप लड़ेंगे, आपको लड़ना है इस आंतरिक शत्रु से। और उसके लड़ाई के बहुत तरीके हैं, क्योंकि अफवाह जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी आज की स्थिति में। एक अफवाह और एक अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। मैं उम्मीद करता था कि हम अपनी राजनीति छोड़ के, अपने पारस्परिक वैमनस्य छोड़ के, अपने पारस्परिक स्वार्थ छोड़ के कम से कम इस लड़ाई में एक होकर के खड़े। बाद में होता रहेगा, बाद में रोटियां सिकती रहेंगी हर तरीके की जो सीखनी हो, लेकिन जब तक दुश्मन को हरा ना दे उस समय इस समाज के अंदर नेगेटिविटी फैलाना। जब युद्ध लड़ रहा होता है, सैनिक हमारा लड़ रहा होता है,
तो उस सैनिक का जो उत्साह है वो हमें ऊपर आगे बढ़ाना चाहिए। जब आज हमारे युवा, हमारी जनता डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, घरों के अंदर अपने को बंद कर रखा है, उस लड़ाई में हिस्सा ले रही है, हमें उसके उत्साह को बढ़ाना है, हमें उसके मोराल को नीचे नहीं जाने देना। और ऐसे समय में अफवाह और नेगेटिविटी, नकारात्मक जो संदेश है, ये उस जंग को, हमें जंग के अंदर हमें कमजोर बनाते हैं और हमें इस कमजोरी से अपने को बाहर निकाल करके रखना है। और इसके कुछ तरीके हैं, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं अफवाह का खास तौर से, क्योंकि जिस समय रैपिड एक्शन फोर्स बना था तो उस समय मैंने इनके सीनियर ऑफिसर्स के 93, 95, 96 में 3 सेशन लिए थे, जिसमें मैंने खाली अफवाह की बात की। अफवाह कौन फैलाता है, क्यों फैलाता है, फेक वीडियो क्यों बनाया जाता है, टिकटॉक पे, टिकटॉक क्या है वो मैं तो देखा भी नहीं कभी, टिकटॉक पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये फेक वीडियोस, झूठे वीडियोस क्यों डाले जाते हैं, झूठी खबरें क्यों डाली जाती हैं। ये कोई तफरी लेने को नहीं डालता, कोई मजाक करने को नहीं डालता। इन झूठी चीजों को फैलाने के पीछे एक मकसद है, और वो मकसद है चिंता फैलाना। शत्रु से लड़ते हुए आपस में कमजोर हो जाए, आपस में लड़ना शुरू कर दे, आपस में एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दे, आपस में एक दूसरे को सस्पेक्ट करे, आपस में एक दूसरे के ऊपर शंका डाले। इसमें कौन सफल होता है अगर ये चीज होती है तो? इसमें सफल होता है वही आंतरिक दुश्मन। और एक बात मान के चलिए, ये कोरोना जो है, मैंने पहले दिन ट्वीट करके ये कहा था कि ये कोरोना कोई ऊपर से और चिमगादड़ से ये आई हुई बीमारी नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है। बायोटेक्निकल वॉरफेयर है विश्व की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, विश्व की पावर को कंट्रोल करने के लिए। और ये बातें सामने साबित हो रही हैं अब आकर के कि किस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजिकल फैलाया गया। और मैं इसलिए आपको अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि कुछ प्रूफ है। चीन से एक वीडियो आया, उनके प्रेसिडेंट जो है वो वुहान में हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर सारे डॉक्टरों ने तो नीले कपड़े और कोरोना वाले वो सब पहन रखे हैं, और ये महाशय सिर्फ अपनी टाई सूट पैंट पहन के और इतना सा मास्क लगा के घूम रहे हैं। किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये चीन के अंदर करोड़ों मास्क पहले से ही बना दिए गए थे कि दुनिया को इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या कोई उनके एस्ट्रोलॉजर थे वहां पे बैठे हुए जो बता रहे थे कि कोरोना आने वाला है और तुम मास्क का प्रोटेक्शन कर लो पहले से? इस सोचे सुलझे हुए इस खेल के अंदर ऐसे समय में इनके ये एजेंट, मैं खुल के इस बात को कहता हूं कि ये एजेंट है इनके, जो हमारे और जो अराजकतावादी हैं, जो हमारे देश के अंदर गलत गलत अफवाहें रोज फैलाते हैं। बार बार एक बात कही जा रही है कि साहब लॉकडाउन एकदम से कर दिया बिना सोचे समझे, तैयारी नहीं की लॉकडाउन की, लोग फंसे हुए थे। आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई, अगर पहले कोई हमला आता है तो सबसे पहले काम होता है अपनी जान बचाने का, तैयारी तो होती रही। हाँ, अगर मालूम होता पहले से कि हमला आने वाला है तो आदमी तैयारी करता। और उसके बाद में भी आप देखिए कि सबसे पहला एक मनोवैज्ञानिक बात हमारे प्रधानमंत्री ने की जब उन्होंने कहा कि आपको सेल्फ कर्फ्यू इंपोज करना है एक दिन के लिए। आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने की कोशिश की गई कि आप तैयार रहें इसके साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद जब यह हुआ कि घंटी बजा करके, थाली बजा करके कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाना है, इतनी बड़ी चीज अफवाह फैलाई गई कि घंटी बजाने से कोरोना नहीं जाएगा। हाँ, कोरोना घंटी बजाने से नहीं जाएगा, लेकिन जो उस कोरोना के युद्ध के अंदर लड़ रहे हैं उनका घंटी बजा के स्वागत करने से, उनके उत्साह को बढ़ाने से कोरोना की लड़ाई सशक्त होगी।
का साथ देने से, घर में बैठने से, डिस्टेंस रखने से, एक दूसरे को अवगत कराने से कोरोना की लड़ाई सशक्त होगी। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप पे कोई ऐसा वीडियो आए या कोई ऐसी गलत खबर, रॉन्ग न्यूज आप पे कोई शेयर करे, तुरंत अपने ग्रुप्स के अंदर कहिए, तुरंत अपने ग्रुप्स के अंदर कहिए कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है, इसको ना माने। आपकी जो रेजिडेंट कॉलोनीज है, जो आपकी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, युवा लोग आगे आइए। यही आपकी शिक्षा का व्यवहारिक रूप है, अप्लाइड एजुकेशन है समाज के लिए जो आप दे सकते हैं। उन सोसाइटीज को कहिए, सेक्रेटरी को कहिए, प्रेसिडेंट को कहिए, एक ऐसा नंबर बना ले जिस नंबर के ऊपर कोई अफवाह आती है तो तुरंत आपको पहुंचा दी जाएगी, और उसके बाद आप सारे मोहल्ले में, सारे कॉलोनी के अंदर संदेश दीजिए, इस अफवाह पे विश्वास नहीं करना है, ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये दंगा कराने की कोशिश की जा रही है, ये जंग को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुरंत उसका खंडन करना, तुरंत एंटी र्यूमर सेल बनाइए। मैं तो सरकार से कहते कहते थक गया हूं कि एंटी र्यूमर सेल बनाइए कि तत्काल इस तरीके की अफवाहों को जो हमारे लड़ाई को कमजोर करती है उसको सशक्त किया जाए। जैसे ये अफवाह फैली थी कि मजदूरों को बसें दे जाएंगी, जिस समय अफवाहें फैली थी, अगर तुरंत इनका खंडन होता, और ये खंडन की जिम्मेवारी सरकार पर मत छोड़िए, हर चीज सरकार नहीं कर पाएगी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो लगे हुए हैं बेचारे अपना सारा काम करने के लिए, और एक दूसरे के सारे मतभेद छोड़ करके लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिक तौर पे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार में इतना लगाव नहीं था, लेकिन देखिए आज दोनों कैसे साथ होकर के लड़ रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। और जब दो राजनीतिक ऐसे लोग साथ खड़े होकर के लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी और केजरीवाल खड़े होकर के साथ लड़ सकते हैं इस कोरोना की लड़ाई के अंदर, तो हम आप अपने जातिगत भेद, अपने धार्मिक भेद क्यों भूल करके एक होकर के नहीं लड़ सकते कोरोना के अंदर? हमारी शिक्षा ये आपको कहती है, हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। आज जरूरत है उस वासुदेव कुटुंबकम की हमें इस देश के अंदर, आज जरूरत है हमें सर्वधर्म समभाव की इस देश के अंदर, कि सब धर्म, सब जाति, सब लोग एक होकर के इसके अंदर लड़ाई लड़े, क्योंकि कोरोना कोई जाति नहीं देखता, कोरोना कोई धर्म नहीं देखता, कोरोना कोई देश की सीमाएं नहीं देखता। जिस तरीके से हम अपने घर को बचाते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारे घर पे कोई हमला करे हम उसको बचाते हैं। मेरा घर ही मेरा राष्ट्र है, जहां मेरा घर बना है वो मेरा राष्ट्र है। मेरे घर को बचाना ये राष्ट्रवाद है, अपने को बचाना राष्ट्रवाद है। यदि आप भारतीय हैं तो मैं राष्ट्रवाद की कोई यूरोपियन डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं। इसलिए अपने घर को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने प्रियजनों को बचाने के लिए एक एक इस तरीके की जो अफवाह आती है उसको काट करना, यह आज आपका दायित्व है। आप छात्र हैं, आप युवा हैं, इसीलिए आपको जो है तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और यही नहीं, खाली दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में आपको करनी चाहिए। ये आपका युवाओं, मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, ये आपका सबसे बड़ा योगदान होगा कोरोना की लड़ाई के अंदर, घर पे बैठे हुए। और आप कोरोना के साइबर योद्धा बनिए, कोरोना के सोशल मीडिया योद्धा बनिए, कोरोना के ट्विटर योद्धा बनिए, कोरोना के फेसबुक योद्धा बनिए, कोरोना के टिकटॉक योद्धा बनिए। ये वॉरियर्स की आज जरूरत है देश के युवाओं को। बात आती है शिक्षा की, मुझे याद आ गई अपनी मां, बीए कर रही थी अमृतसर में जिस समय देश का विभाजन हुआ, और तमाम रिफ्यूजी पाकिस्तान से भारत आना शुरू हो गया था। और आप आज की युवा पीढ़ी को तो क्योंकि इतिहास भी सही नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए वो उस दर्द को, उन ब्रुटैलिटीज को, पार्टीशन की नहीं जानते, वो नहीं समझ सकते। हमें मां सुनाती थी
तो मां जब पढ़ती थी बीए के अंदर, तो इन सबकी ड्यूटी रिफ्यूजी कैंप्स में लगी वॉलेंटियर बन करके, और इन लोगों ने करीबन साल भर तक वहां पे काम किया उन कैंप्स के अंदर, रिफ्यूजियों की मदद करते हुए, उनके बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको चिकित्सा देते हुए, फर्स्ट एड देते हुए, उनके खाने का इंतजाम करते हुए। तो यही नहीं, सबसे बड़ा उनको मानसिक तौर से, साइकोलॉजिकल तौर से हील करते हुए, साइकोलॉजिकल हीलिंग, क्योंकि जो अपनों को खो बैठे थे, जो अपना घर बार खो बैठे थे, जो अपनी सारी मेहनत खो बैठे थे जिंदगी भर की, उनके लिए वैज्ञानिक जो स्थिति थी उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी था। और यही, इसीलिए मैं आज इस पे आना चाहता हूं। उन लोगों ने 1 साल तक ये किया, लेकिन उनकी बीए की डिग्री गई नहीं, सरकार ने उनको बीए की डिग्री दी। और अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपका 1 साल कभी नष्ट नहीं होने देगी, शिक्षा का आपका कैरियर नष्ट नहीं होने देगी। और मुझ पे भी इस बारे में कुछ सुझाव हैं कि मान लीजिए कोई दिक्कत आती है और जहां पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो उसमें पहले सेमेस्टर का एग्जाम मत कराइए, दोनों सेमेस्टर का फिर साल में एनुअल रूप से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। या पहले साल अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको सेकंड ईयर में शिफ्ट कर दिया जाए, आप फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड ईयर के साथ दे देंगे जब हालत सुधर जाएगी। तो ये मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं आपके लिए, जो बता रहा हूं यूनिवर्सिटीज को सोचने के लिए कि इस तरीके की योजनाएं यूनिवर्सिटीज को बना लेनी चाहिए। ये नहीं हो कि वाइस चांसलर अपने घर पे बैठ करके आराम कर रहे हो इस समय के अंदर। बहुत सख्त जरूरत है विश्वविद्यालय प्रशासन की इस समय कि वो निकले, सोचे इसके ऊपर कि यदि ये लॉकआउट बढ़ता है, यदि हमारी कैलेंडर की जंग और आगे तक जाती है, तो क्या शिक्षा के अंदर एग्जाम की व्यवस्था में और पढ़ाने की व्यवस्था के अंदर हमको परिवर्तन करने होंगे, जिनकी वजह से हमारे विद्यार्थियों का 1 साल खराब ना हो, हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा खराब ना हो। इन परिवर्तनों को सोचना होगा। अभी से 2 उदाहरण मैंने आपको दिए कि सेमेस्टर सिस्टम को एनुअल बनाया जा सकता है, या 1 साल वालों को भी दूसरे साल में शिफ्ट किया जा सकता है। हमारे ओपन लर्निंग सिस्टम में ये होता है। इग्नू के अंदर हमारी ये पॉलिसी थी कि एक बार आपने बीए में एडमिशन ले लिया और आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम मान लिया नहीं दिया, तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते थे और फर्स्ट ईयर के जो पेपर है वो आगे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ पूरे कर सकते थे। दूर शिक्षा की उस नीति को अपनाया जा सकता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। इसलिए विद्यार्थियों, बहुत तरीके हैं इस चीज के, इस बारे की चिंता दिमाग से निकाल दो कि आपका 1 साल खराब हो जाएगा, आपका कैरियर खराब हो जाएगा। नहीं होगा। हाँ, दिक्कत आएगी कहीं तो 12वीं क्लास के लोगों के लिए आएगी, जिन्हें आगे एडमिशन लेना है। किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को मेडिकल में जाना है, किसी को बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, किसी को मैनेजमेंट में जाना है, किसी को लॉ में जाना है, कॉलेज में 5 साल वाले में, उनके लिए दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि उसका भी निदान सरकार निकालेगी, क्योंकि कोई 0 ईयर नहीं होने दिया जाए, किसी विद्यार्थी के कैरियर पे आंच नहीं आने दी जाएगी। मैं तो चाहूंगा, मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं कि दिल्ली सरकार को एक कमेटी इस पे तुरंत बनानी चाहिए, केंद्रीय सरकार को इस पे एक कमेटी तुरंत बनानी चाहिए, हर विश्वविद्यालय को इस पे एक कमेटी तुरंत बनानी चाहिए। और वो कमेटी वैसी ना हो जसपाल भट्टी जैसी कमेटी ना, बस अच्छे लोग देखिए शिक्षा में जो काम करने वाले हो, ईमानदार हो, शिक्षकों और छात्रों दोनों का हित चाहते हो, और उसको देख करके तुरंत 1 हफ्ते के अंदर नीति बना करके छात्रों के सामने डाल दें कि छात्रों, हम तुम्हें यह विश्वास देते हैं कि ना तुम्हारा कैरियर खराब होगा और ना तुम्हारा साल खराब होगा। बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं इस कोरोना के बाद। हमारी जिंदगी जो है, जब भी ये लॉकआउट उठेंगे, वो नहीं रहेगी जो जिंदगी 2 महीने पहले हम व्यतीत करते थे। और मैं कुछ और पॉइंट्स अपने साथियों को बोलना चाहूंगा। इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी नष्ट हो रही है, हाँ, बंद है सब कुछ,
लोगों का रोजगार नहीं है, पैसा नहीं, सब कुछ नहीं। लेकिन एक बात का मुझे विश्वास है दोस्तों, मुझे अपने इस देश के युवाओं पे विश्वास है, मुझे इस देश के उद्यमियों पे विश्वास है, मुझे इस देश के किसान पे विश्वास है, मुझे इस देश के मजदूर पे विश्वास है। जो मजदूर आज 1500 किलोमीटर पैदल चल के भी अपने घर आ सकता है, वो मजदूर इस नए देश के लिए नई अर्थव्यवस्था भी बना सकता है। वो 1500 मील चल के पैदल अगर वापस घर आ सकता है तो 2000 मील चल करके दोबारा जो है इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जा सकता है। किसान, कितनी बार किसान की फसल उजड़ती है, कितनी चीजों से उजड़ती है, लेकिन अगर सरकार की नीतियों से अब जो दिया जा रहा है उनके लिए, मुझे विश्वास है कि जब हम उस दौर से निकल गए, सन 64-65 के दौर से, जब देश में खाने के अकाल पड़े हुए थे, खाने का लाले पड़े हुए थे, गेहूं नहीं था हम पे, जब उस समय भारत एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कर सकता है कम साधन होते हुए, वाइड रेवोल्यूशन कर सकता है इस देश के अंदर, कृषि क्रांति हमारा वैज्ञानिक ला सकता है किसान से मिलकर, तो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बनाने के अंदर 4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन मेरा यह विश्वास है कि हम एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आएंगे। और जिस डिसिप्लिन से आज हम काम कर रहे हैं साथियों, हम उस डिसिप्लिन से अगर चले तो इस देश को पता नहीं हम कहां का कहां ले जाएंगे। इसलिए मैं भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चिंतित नहीं हूं। अमेरिका चिंतित होगा, मैं नहीं, क्योंकि उसकी वजह है, एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं जो आप में विश्वास जागृत करेगा। मैं ट्रिनिडाद के अंदर था, तो वहां हाई कमिश्नर हमको कई बार ऑफिशियल मीटिंग्स में ले जाते थे, मैं विजिटिंग प्रोफेसर था वहां। तो एक मीटिंग में गए, उस मीटिंग में एक अमेरिकन आया हुआ था, ये कहा गया साहब वो फाइनेंशियल विजर्ड है अमेरिका का, बहुत बड़ा एक्सपर्ट। तो 1 घंटे तक हमने उनका लेक्चर सुना। उसमें कहा गया, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ऑल द ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। 1 घंटे बाद मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, एक सवाल किया। मैंने कहा, भाई आप सब चीजों में एक्सपर्ट, आप पे सारे रिसोर्सेज भी हैं दुनिया के, आप पे दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भी है, आप दिमाग भी हैं आप पे सारे, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे क्यों जा रही है? ये सन 2011 की बात है। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे क्यों जा रही है और मेरे जैसे भारत देश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऊपर क्यों हो रही है? अब वो इधर उधर देखने लगे, उन पर जवाब नहीं था, और मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा, इसका कारण आप कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके जो मापदंड के तरीके हैं, वो यूरोपियन तरीके, वो अमेरिकन तरीके, वो मेरे देश के एनवायरनमेंट पे लागू नहीं होते। मेरे देश की अर्थव्यवस्था इसलिए सशक्त है कि मेरा असंगठित क्षेत्र, मेरा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत मजबूत है मेरे देश के। अगर फावड़ा किसी कंपनी ने नहीं बनाती तो मेरा किसान फावड़ा खुद बनाता है। अगर कंपनी की वर्कशॉप नहीं है ट्रैक्टर को ठीक करने के लिए, तो मेरा लोकल मैकेनिक उस ट्रैक्टर को ठीक करता है। और दूसरा, मेरी क्रेडिट कार्ड सोसाइटी नहीं है, मेरा बैंक फेल नहीं होता। और तीसरा, जो आप कह रहे हो कि आप पे ब्रेन्स हैं, श्रीमान जी, ब्रेन्स आप पे नहीं, आप में सिर्फ ब्रेन खरीदने की क्षमता है पैसे की वजह से। अगर ब्रेन आपके होते तो 40% हिंदुस्तानी साइंटिस्ट नासा के अंदर नहीं होते, 30% डॉक्टर अमेरिका के अंदर हिंदुस्तानी नहीं होते, टीचर वहां के हिंदुस्तानी नहीं होते।
आप में सिर्फ ब्रेन खरीदने की क्षमता है, आप में, आपकी शिक्षा व्यवस्था में ब्रेन नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत के अंदर उस विदेशी शिक्षा के मॉडल को मत अपनाओ। बहुत सत्यानाश हमारा किया गया जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल दिए गए एग्जाम के अंदर, बस रट लो और एग्जाम दे दो, क्रिएटिविटी को मत बढ़ाओ, थिंकिंग को मत बढ़ाओ। उस लेवल पे हमें शिक्षा में कुछ और सोचना होगा, मैं उस पे आऊंगा। बात की सोने की, हम पे दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है। अरे श्रीमान जी, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी भारत के अंदर मौजूद है। वो अलग बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज्यादा है और भारत गरीब है। आज भी भारत दुनिया के अंदर सोर्सेस के हिसाब से, सोने के हिसाब से विश्व का सबसे धनी राष्ट्र है। अफसोस ये है कि हमारे यहां गरीबों की संख्या ज्यादा है। अरे अगर आप 2 तोले का भी एवरेज लगा ले तो कितना सोना होगा भारतीयों के पास। दिक्कत क्या है कि वो सोना अनप्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज होता है, उसको हम प्रोडक्टिव पर्पसेस में नहीं डालते। एक चैनल पे बोलते हुए मैंने अभी कहा 2 हफ्ते पहले कि हमको अपनी मानसिकता बदलनी होगी अर्थव्यवस्था को लेकर के। हमको व्यापारिक मानसिकता से निकल के उत्पादक की मानसिकता में जाना होगा, फ्रॉम ट्रेडिंग मेंटेलिटी टू प्रोडक्शन मेंटेलिटी। मुझे एक बात का जवाब कोई दे कि जिन्होंने भारत को खोला लिबरलाइजेशन करके, कि भारत में छोटी मूर्तियां जो दिवाली में बनती थी, जो हमारा कारीगर बनाता था, उसको भी चीन से मंगवाया जाए। जो बिजली की लड़ियां हमारे यहां बनती थी, उसको भी चीन से मंगवाया जाए। क्या तमाशा है ये ग्लोबलाइजेशन, इंटरलाइजेशन। और मानो मैं इस ग्लोबलाइजेशन का क्या नतीजा हो रहा है, मैं हैरान हो गया। एक युवा बोली मुझसे, व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशन, आई एम ए ग्लोबल सिटीजन इन दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने कहा बेटा फिर किसी ऐसी कॉलोनी में रहो जाके जो ग्लोबलाइज्ड कॉलोनी हो, अपना पासपोर्ट भी ग्लोबलाइज्ड बना लो और उसी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर जाके रहो। मां बाप से कहो और नौकरी करो उसके अंदर जाके। क्यों भारत में रह के नौकरी करते हो, क्यों भारत का खाते हो? इन दुष्प्रभावों से ग्लोबलाइजेशन के, मुझे याद है मैं फेटकूटा का प्रेसिडेंट था जिस समय ये ट्रेड की बात चल रही थी और एजुकेशन को ट्रेड सर्विसेज में लाने की बात थी। सन 98 बिरला अंबानी रिपोर्ट को मैंने ही जो है लीक आउट करके प्रेस में पूरा मूवमेंट किया, खड़ा किया था एस फेटकूटा प्रेसिडेंट। उस समय मैंने कहा था भारत की उच्च शिक्षा होशियार, तुम्हें बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी। विदेशी विश्वविद्यालयों को रुकवाया था। 4 चीजों का जवाब मांगा था हमने इस समय सरकार से। हमने कहा था हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहली कंडीशन यह है कि जो भी विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएगा वो अपनी एम्बेसी के थ्रू आएगा, अपनी हाई कमीशन के थ्रू आएगा। और जब पूछा गया क्यों, मैंने कहा जिम्मेवार कौन होगा? अमेरिका में तो एक कमरे में विश्वविद्यालय खुल जाता है प्राइवेट, आपने उसको यहां आने दिया, वो यहां पे हमारे छात्र को पैरिस लेकर के भाग गया, कौन जिम्मेवार होगा? दूसरा हमने कहा था जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू वही होगी जो वहां पे है। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैल्यू वहां की जो है तो वो यहां यूनिवर्सिटी खोलता है अगर, तो उस डिग्री की भी वही वैल्यू मानी जाएगी जो कि वहां पे ऑक्सफोर्ड के अंदर। तीसरा हमने कहा था कि हमारी जो सांस्कृतिक बातें हैं, जो हमारी देश की अखंडता की बातें हैं, उनसे कोई विदेशी विश्वविद्यालय जो है खेल नहीं खेलेगा। तो पूछा गया क्यों, मैं कहा इनके नक्शे उठा के देख लीजिए, सारे नक्शों के अंदर आधा कश्मीर जो है भारत से बाहर दिखाते हैं। हमारे धर्मों का मजाक उड़ाते हैं, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते हैं। जहां वो पहले भारत का क्रिटिसिज्म करते थे 18वीं शताब्दी के अंदर, क्योंकि भारत पे उन्हें राज करना था और वो ये समझ चुके थे कि यहां उनका संघर्ष एक सभ्यता से है, एक संस्कृति से है, जंगलियों से, अनपढ़ों से नहीं है। और जब तक हम इस सभ्यता और संस्कृति को नष्ट नहीं करेंगे हम भारत पे राज नहीं कर पाएंगे। और एक पूरा कैंपेन चलाया गया था भारत के खिलाफ। ठीक वही चीज आज भारत के खिलाफ चली जा रही है, भारत की शिक्षा प्रणाली और भारत की चीजों के बारे में।
मैं भी इसी शिक्षा प्रणाली से पढ़ के निकला हूं, आप भी इसी शिक्षा प्रणाली से पढ़ के निकले हैं। बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक, हमारे वो सब इसी शिक्षा प्रणाली से निकले हैं। कलाम साहब इसी शिक्षा प्रणाली से निकल करके आए थे। हाँ, कमियां हैं, लूपहोल हैं, उन्हें हमें दूर करने हैं, लेकिन उन लूपहोल्स को दूर करने का मतलब यह नहीं है कि हम विदेशी मॉडलों को उठाते जाएं। आज भी मॉडर्न मैनेजमेंट एक बात कहता है कि किसी भी पॉलिसी को जब आपको अपनाना हो तो आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं कि ये नीति इस एनवायरमेंट पे लागू होगी या नहीं होगी, तब आप आगे बढ़ते हैं। जिस दिन एपीआई लगाई गई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि ये एपीआई भारत की रिसर्च का सत्यानाश कर देगी। उदाहरण देके बात की थी मंत्री जी से। मैंने कहा दिल्ली के अंदर 70 कॉलेज है तो 350 लेक्चरर हिस्ट्री के हो गए। आप कहते हैं कि 5 साल में 2-3 पर्चे जरूर छापिए, तो आपको 1400 पर्चे छापने हैं। 1400 रिसर्च पर्चे छापने के लिए आप पे जर्नल कहां है? और जो जर्नल है उनकी अपनी राजनीति है, तो होगा क्या? फेक जर्नल छापे जाएंगे, फेक रिसर्च शुरू होगी, और वही हुआ। इतना अफसोस होता है मुझे जब मैं स्क्रीनिंग कर रहा हूं बैठ करके लेक्चरर के अपॉइंटमेंट के लिए, तो एक विद्यार्थी जिसने बहुत बढ़िया शोध करके पर्चा लिखा है उसको सिर्फ 5 पॉइंट मिलते हैं, और दूसरे ने जिसने 3 बकवास लिखी हुई है लेकिन क्योंकि वो 3 जगह आईएसबीएन नंबर पे छपा हुआ है उसको 15 पॉइंट मिलते हैं। हिंदी के किसी विद्यार्थी ने भारत से किसी हिंदी की पत्रिका में अगर लेख छापा है तो उसे 5 पॉइंट मिलते हैं, और नेपाल की अगर हिंदी की पत्रिका में छाप दिया तो 15 पॉइंट मिलते हैं। तो हमें जूझना है इन चीजों से, और ये एक ऐसा समय मिला है हमें कोरोना के अंदर, जब हम घर के अंदर मौजूद हैं, हमारे शिक्षाविद घर के अंदर मौजूद हैं, तो सोचे इन चीजों को। लॉकआउट का मतलब ये नहीं है कि विश्वविद्यालय बंद हो जाए और वाइस चांसलर अपने घर पे बैठ जाए, या हम जैसे लोग, हमारे और प्रोफेसर लोग घर पे बैठ जाएं। अगर ऑनलाइन आपसे वार्तालाप हो रही है मेरी कोरोना को लेकर के, तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को लेकर के भी ऑनलाइन वार्तालाप हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके इस एग्जामिनेशन सिस्टम को लेके, आपकी जो लेक्चर कम रह गए हैं उनको पूरा लेकर के तुरंत इसका संज्ञान लेकर के और इस पे नीति बना करके और उसकी नीति की विद्यार्थियों के सामने घोषणा करनी चाहिए। और साथियों, अगर हो सके तो आपके घर के सामने से अगर कोई पुलिस वाला निकलता हो, कोई और कोरोना का योद्धा निकलता हो, तो उसे सलाम जरूर करें, क्योंकि जो वो आपके लिए कर रहा है, आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी बात हुई है। पुलिस के व्यवहार के अंदर जो बदलाव आज आया है, ये बदलाव सन 47 से आना चाहिए। सन 47 के अंदर जो पुलिस थी वो अंग्रेजों की हुकूमत को बनाने के लिए, हम पे अत्याचार करने के लिए थी, लेकिन 47 के बाद हमने अपने पुलिस के माइंड को, उसके मस्तिष्क को, उसकी विचारधारा को कभी ये बदलने का प्रयास नहीं किया कि नहीं, अब ये पुलिस हमारी है, अब इस पुलिस का काम जनता को फैसिलिटेट करना है, जनता के लिए कार्य करना है, ना कि उस पर डंडा चलाना है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज ये रोल पुलिस का हमारे सामने आ रहा है। हाँ, कहीं कहीं हुआ है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर उन बेचारे गरीब साधुओं के और ड्राइवर का कत्ल करके पुलिस ने, कुछ लोगों ने उनको हवाले कर दिया मॉब के लिंचिंग के लिए। इस पे भी कुछ लोगों की आवाज नहीं उठी, खैर छोड़िए। लेकिन कल ही मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया जब मैंने देखा कि किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर एक घर के अंदर जाकर के घंटी दबाई पुलिस ने, और एक बुजुर्ग बाहर निकल के आया घबराया हुआ कि घर में पुलिस क्यों आई है, और पुलिस वालों ने बर्थडे का केक देके उसको हैप्पी बर्थडे की ताली बजा करके उस बुजुर्ग का स्वागत किया जो अकेले घर पे रह रहा था। क्या उस पुलिस पे हम पत्थर फेंके? क्या उस पुलिस पे हम लाठियां चलाएं? क्या उस पुलिस पे हम हमला करें? ये कौन सी मानसिकता है?
और इस मानसिकता को बदलने के लिए युवाओं, आपका रोल सबसे बड़ा है। आपने भारत को निर्माण करना है। अगर इस मानसिकता को नहीं रोका गया कि जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान को जिन्होंने हथेली पर रख रखा है, अगर हम उन्हीं के ऊपर गोली चलाते हैं, उन्हीं के ऊपर पथराव करते हैं, अगर ये मानसिकता इस देश के अंदर विकसित करने दी गई तो ये देश नहीं बचेगा। इस देश को अर्थव्यवस्था से खतरा नहीं है। मालूम नहीं आप लोगों ने कितनों ने मूषक सेठ की कहानी पढ़ी होगी, हमने बचपन में संस्कृत में पढ़ी थी। कहीं ढूंढिएगा इसको कि किस तरीके से वो गरीब लड़का, भूखा लड़का अपने उद्यम से एक दिन सेठ बन जाता है जाकर के। एक नई सोच आपको लानी है। अपने माता पिता को समझाइए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए, मित्रों को समझाइए कि जो भी अपनी पूंजी है उसको उत्पादकता में लगाएं, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लगाएं। सोना घर में पड़ा रहेगा तो किसी काम नहीं आएगा, अगली जनरेशन को चला जाएगा और अगली से अगली जनरेशन को चला जाएगा। एक बार लेने के बाद में कोई नहीं बेचता। उसको प्रोडक्टिव पर्पसेस में लगाइए। एक चीज याद रखिए, और ये मेरा उनसे भी कहना है आज जो अर्थव्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, मुझे दुनिया के अंदर एक देश बता दीजिए, विकसित देश, जिसने अपनी सुरक्षा को छोड़ करके विकास किया। क्योंकि जो आपका विकास है, उस विकास को बचाने के लिए भी आपको सुरक्षा जरूरी है। बहुत पैसा था हिंदुस्तान के पास, दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था था, दुनिया का व्यापार कंट्रोल करता था, तभी ढूंढते आए हुए थे अंग्रेज भीख मांगने को कि हमें व्यापार के अधिकार दे दो। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, हमने गद्दार पैदा कर दिया। अगर आज इस देश में, और जो होने जा रहा है मैं बता रहा हूं आपको, हमारे लोकल रिसोर्सेज पे अब बहुत ज्यादा एम्फेसिस होगा, गांव की इकोनॉमी पे बहुत एम्फेसिस होगा। एक गांव में जो फावड़ा बनाता है, हम उसको क्यों नहीं कह सकते कि फावड़े को अच्छा पॉलिश करके बनाए, अच्छा लोहा उसमें लगाए और ब्रेड करे अपने लोकल गांव की उसके ऊपर। क्या जरूरत है मुझे जाके एस्कॉर्ट्स का ही फावड़ा खरीदने की? स्किल एजुकेशन की बात होती है, हमको अपने तरीके अपनाने होंगे। पॉलिटेक्निक से नहीं आएगी स्किल एजुकेशन। इस देश में स्किल एजुकेशन आएगी तो अगर बनारस के अंदर 10 साड़ी बनाने वाले बहुत उत्तम बुनकर हैं, तो हमें हर उन बुनकरों के साथ में 10-10 विद्यार्थी लगाने होंगे जो उनसे उसका नाको सीखे। स्किल इससे आएगी। हम पे महारथियों की कमी नहीं है इस देश में, हम पे स्किल्ड आर्टिजन्स की कमी नहीं है इस देश के अंदर। हाँ ठीक है, आईटी वाईटी सिखाइए पॉलिटेक्निक में और उसके अंदर जाकर के। नए हमको वो लाने होंगे आयाम इसके अंदर कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी अगर बनी है तो वहां ट्राइबल वीविंग आर्ट्स को प्रमोट कीजिए, बीएससी इन ट्राइबल टेक्सटाइल्स लागू कीजिए। उन्हें जर्मन स्पेनिश अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आमूल परिवर्तन इनमें करने होंगे लेकर के, और इसीलिए ये नए आयाम देने के लिए हमको, अगर ग्रामीण व्यवस्था को बनाने के लिए गांधी जी के चरखे की जरूरत है। चरखा एक सिंबल है कि हमें लोकल संस्थानों पर निर्भर होना है, लोकल व्यक्तियों पर निर्भर होना है। तो जो हमारा विकास है, उस विकास को बचाने के लिए हमारे को एक सुदर्शन चक्र भी चाहिए। अगर वो सुदर्शन चक्र हमारे पे डिफेंस का नहीं होगा तो आप कितना भी विकास कर ले, फिर कोई आएगा, फिर कोई लूट के ले जाएगा, फिर कोई गुलाम बना ले। एक बात मेरी और याद रखिएगा नौजवान साथियों, ये जो 21वीं शताब्दी है ना, जैसे आपने कभी इतिहास में पढ़ा कि वो स्लेव पीरियड था, आयरन एज थी, स्टोन एज थी, कॉलोनियलिज्म था, इंपीरियलिज्म था। टुडे वी आर इन द एज ऑफ मेंटल एनस्लेवमेंट। मानसिक दास्ता के युग में हम आ गए हैं कि सिर्फ युवाओं का मस्तिष्क कंट्रोल कर लो, तुम्हें उस देश के ऊपर कोई हमला करने की जरूरत। तो हमको नाइके का ही जूता चाहिए, हम अपना जूता आगरे का बना हुआ नहीं पहनेंगे।
हमको पीटर इंग्लैंड चाहिए, हमको कुछ और चाहिए। तो क्या जरूरत है किसी देश पे हमला करने की? उस देश के दिमाग को, मस्तिष्क को आप अपना गुलाम बना दो। इस गुलामी से लड़ना है युवा शक्ति को हमारी। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप आज जो है हम लोगों से, जो हम अपनी युवा काल में थे, आप हमसे कहीं ज्यादा इस समय सोच रहे हैं। हमसे कहीं ज्यादा आपके पास ज्ञान के साधन उपलब्ध है। हाँ, लेकिन गूगल बाबा पे बन जाइएगा हमेशा। ये गूगल बाबा भी बहुत सत्यानाश करता है और ये विकिपीडिया भी बहुत सत्यानाश करता है। इसलिए खाली गूगल बाबा पे बन जाइए, लेकिन अपने इस ज्ञान का प्रयोग, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो कैरियर आप बना रहे हैं, उसमें दोनों उद्देश्य रखिए। आपका कैरियर, आपका विकास, आपके परिवार का विकास, और उसके साथ साथ मेरे देश का भी विकास। मेरा देश है तो मैं हूं। आप कुछ भी बन जाएं। देखिए आज नासा के अंदर भी और इंग्लैंड में वो क्या है, आईटी, अमेरिका में आईटी सिलिकॉन सिटी वगैरह में भी बड़े बड़े हिंदुस्तानी बैठे हैं। अमेरिकन नेशनलिटी भी ले ली है उन्होंने, वहां की नागरिकता भी ले ली है, लेकिन इंडियन नाम उनसे नहीं जाता। इंडियन अमेरिकन कहलाते, इंडियन सेटल्ड इन अमेरिका कहलाते हैं, इंडियन माइग्रेंट्स कहलाते हैं। आपका देश, आपकी पहचान। इंडियन मुस्लिम, इंडियन वर्ल्ड पहले। इस इंडियन वर्ल्ड को, इस भारत वर्ल्ड को मेरे साथियों याद रखिए। और आप और देश, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से मैं बार बार अंत में जाते हुए कहूंगा कि जो देश में इस समय नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं, हम चिंतित हैं, हर कोई चिंतित है, सरकार चिंतित है। मुझे बता दीजिए दुनिया में कौन सी सरकार है, कौन सा देश है जिसने सबसे पहले इतना बड़ा आर्थिक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया हो देश के हर वर्ग के लिए? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए भी। क्या अमेरिका के बैंकों ने कह दिया कि तुम बाद में पैसा दे देना, अभी मत दो? इसलिए इस समय सारे इसके अंदर जो तरीके हैं संघर्ष के, दोनों बाहर के शत्रु से और अंदर वाले शत्रु से भी मजबूती से लड़िए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतना मेरा विश्वास है, हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत से भ्रष्ट लोग मौजूद हैं, बहुत से लोग पैसा और प्रभाव से भी वीसी बनते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक विश्वास है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे विश्वविद्यालय, हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय आपका ना एक साल खराब होने देंगे और ना आपकी शिक्षा बेकार जाने देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ओजस्वी भाषण हम सब लोगों को लाभान्वित कर गया सर। इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़ूं सर, कुछ प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों की ओर से आए हैं, तो वो एक दो प्रश्न मैं पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले एक हमारे टीचर साथी, उन्होंने लिखा है कि ए ग्रेट पीस ऑफ द पास्ट एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न क्राइसिस। A great piece of past explained in the context of modern crisis। जी जी, ये तो कमेंट है। अच्छा, एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया है कि दुनिया के किसी भी देश में कोरोना को धर्म से नहीं जोड़ा, लेकिन भारत में हर चीज धर्म में संलग्न हो जाती है, इसे किस प्रकार से समझना है? नहीं, देखिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारत में ये कहना कि इसको धर्म से जोड़ा गया है, बिल्कुल गलत। मैं आपको बता दूं, लेकिन जब कुछ लोगों ने एक धार्मिक आयोजन के बाद अपने को छुपाया, नहीं निकल के आए और अपने ही धर्म के लोगों को संक्रमित किया कोरोना से सबसे ज्यादा। अब देखिए ना
कि मदरसे में चले गए और मदरसों के बच्चों तक को जो है कोरोना कर दिया। तो अगर ये तथ्य सामने लाए जा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर इसको धर्म से जोड़ा जाता तो जिन इलाकों के अंदर ये कोरोना वाले लोग किसी धर्म के, मान लीजिए, बाहर नहीं आ रहे थे, डिक्लेयर नहीं कर रहे थे अपने आप को और मोहल्ले को इफेक्ट कर रहे थे, अगर इसको धर्म से जोड़ा जाता तो उनके बचाने के लिए क्यों पुलिस वहां जाती है, क्यों कोरोना वर्कर वहां जाता है, क्यों डॉक्टर वहां गए पत्थर खाने के लिए? इस मानसिकता से बाहर निकलिए। संट बकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यथार्थ देखिए, फैक्ट्स को देखिए, सच्चाई को देखिए। क्या है सच्चाई? क्या किसी अस्पताल के अंदर यह पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा तुम्हारा धर्म है? और क्या जो कोरोना वॉरियर्स है, इन वॉरियर्स के अंदर क्या सब धर्मों के लोग नहीं है? क्या डॉक्टर वली को आप नहीं सुनते हैं टीवी के ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? ये डॉक्टर त्रेहान, ये भी वही र्यूमर फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, ये अराजकतावादी। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं राजनीति बोलना नहीं चाहता था इसके अंदर, लेकिन देश में एक ऐसा तबका है जिनका उद्देश्य ना भारत है ना राष्ट्र है। उनके लिए नेशनलिज्म बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है, उनका काम सिर्फ अराजकता फैलाना है। और चाहे वो अराजकता भ्रम फैला करके शाहीन बाग में फैलाई जाए, चाहे दिल्ली में दंगे करवा के फैलाई जाए, चाहे ये र्यूमर फैला के फैलाई जाए कि पेंशन बंद हो रही है, इस अराजकतावादी तत्व से हमें दूर रहना है। और ये अराजकतावादी तत्व अगर एक तरफ कर दिया जाए तो कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है दुनिया के अंदर। कहना तो छोड़िए, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करके अपने ही धर्म के लोगों का शोषण करके, उनका नाम इस्तेमाल करके और अपने परिवारों को और तबकों को चमकाते हैं, इससे छोड़ दीजिए। आज का युवा कभी देखिए, हम उस स्टेज से निकल आए। हमें पिता बताते हैं, एक जमाने में हिंदुस्तान होता था जब रेलवे स्टेशन पे भी हिंदू पानी होता था, मुसलमान पानी होता था। हम उससे निकल आए। आज आप बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, आप ये नहीं देखते आपके बराबर में हिंदू बैठा है या मुसलमान बैठा है या सिख बैठा है। ये है भारत। और इसलिए एक बात मैं और बता दूं आपको, इस भारत को वो और तोड़ते हैं जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं धर्म का। एक धर्म के किसी व्यक्ति की लिंचिंग हो गई तो पूरे देश में बवंडर मचा देते हैं, और दूसरे धर्म की लिंचिंग हो गई तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं। इसलिए साफ पता चलता है कि ना ये सेकुलर है और ना ये देश का हित चाहते हैं, इनको सिर्फ अपनी रोटी सेकनी है। और यही आज कोरोना को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ड्राइंग रूम में बैठ करके आप इकोनॉमिस्ट हो गए हैं, ड्राइंग रूम में बैठ करके आप डॉक्टर हो गए हैं। मैं तो नहीं कभी क्लेम करूंगा कि मैं इकोनॉमिस्ट हूं या मैं डॉक्टर हूं। मैं तो वही क्लेम करूंगा, मैं इतिहासकार हूं और मैं वो विश्लेषण कर रहा हूं। इसलिए धर्म से मत जोड़िए इसको, और भारत में बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है। जो लोग जोड़ना चाहते हैं, लोगों की कोशिश है कि इसको जोड़ा जाए और देश में दंगा कराया जाए, इसलिए सावधान रहें इस कोशिश से। अगला प्रश्न है सर कि कोरोना काल में दूर शिक्षा नीति से छात्र कैसे लाभान्वित हो सकेंगे? देखिए, वो तो मैंने आपको बताया कि कई दूर शिक्षा नीति के, जैसे मैंने एक सवाल का जवाब, मैंने एक बात कही थी कि हमारी दूर शिक्षा के अंदर एग्जाम की बहुत एक लिबरल एटीट्यूड दिया जाता है कि जब मान लीजिए एक विद्यार्थी ने पहले साल में एडमिशन ले लिया और मान लीजिए उस साल वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो सेकंड ईयर में रोका नहीं जाता जाने से, उसको सेकंड ईयर में भेज दिया जाता है और वो फर्स्ट ईयर के पर्चे जो है अपना सेकंड ईयर और थर्ड ईयर करते हुए कंप्लीट कर सकता है। इस क्राइसिस में हमें इस तरीके की पॉलिसी लानी पड़ेगी। ऑनलाइन लेक्चर कराने पड़ेंगे। अब आजकल तो ऑनलाइन लोग बहुत हो गए, क्योंकि मोबाइल के ऊपर भी ऑनलाइन आ गया है, तो अब तो हम ये कह सकते हैं कि गांव में भी विद्यार्थी ऑनलाइन देख सकता है इसको। ऑनलाइन लेक्चर कराए जा सकते हैं, इस तरीके के और सेशन कराए जा सकते हैं पूरे के पूरे। तो और कुछ छूट दे करके जो मटेरियल्स है, ऑनलाइन मटेरियल बहुत शिक्षा के पड़े हुए हैं, इग्नू का तमाम मटेरियल ऊपर पड़ा हुआ है और बहुत पुस्तकें पड़ी हुई हैं, उन मटेरियल्स को हम ऊपर देख सकते हैं। और बहुत से यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स पड़े हुए हैं अलग अलग विषयों के ऊपर टीचर्स के। मुझे मालूम है कि इग्नू के जितने वीडियो हम शिक्षा के बनाते थे वो सारे ज्ञान कोश के अंदर जो है
वो वीडियो के ऊपर पड़े हुए हैं, उनको देखा जा सकता है। वो खाली दूर शिक्षा के विद्यार्थी के लिए ही नहीं, सामान्य विद्यार्थी के लिए भी, सामान्य सिस्टम के अंदर भी बहुत लाभदायक है। एक अंतिम प्रश्न के साथ में हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलेंगे सर, कि कोरोना के समय में क्या नीति नियंताओं के लिए यह प्रेरणा है कि वे शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप का पुनरावलोकन करें? देखिए, खाली कोरोना ही नहीं, शिक्षा का पुनरावलोकन करने की तो बहुत वैसे ही जरूरत है। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि बचपन से मुझे याद है कि साहब जब भी कोई नया शिक्षा मंत्री आता था, शिक्षा नीति बदलनी है, भारत की शिक्षा व्यवस्था खराब है, ये हम रोना रोते रहे। लेकिन क्या बदलना है? जो असली कमियां हैं, या तो हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते। 2 बजे के बाद कॉलेजेस खाली हो जाते हैं। मैंने तब कहा था कि बजाय ये प्राइवेट सेक्टर पे लोग जाए कंप्यूटर का डिप्लोमा और ये करने के लिए, कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करा दो। कॉलेज को भी कुछ साधन मिलेगा और विद्यार्थी भी एक सरकारी डिग्री लेंगे बजाय प्राइवेट वाली की जाने के लिए। और मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मैं नई शिक्षा नीति बनाने वाला होता तो मैं अपना पहला सेंटेंस उसमें पता क्या लिखता? मैं लिखता, India excelled in IT revolution, but my education policy is aimed at making Indian youth lead the knowledge revolution world over. भारत ने आईटी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन मेरी शिक्षा नीति आज इस बात पे आधारित होगी कि मेरा युवा जो ज्ञान की क्रांति दुनिया के अंदर हो रही है उसको नेतृत्व प्रदान करे। और इस मिशन, इस एम को लेकर के इस शिक्षा नीति में जो हमें मोड़ चाहिए, आप ज्वाइंट डिग्री सिस्टम लाइए कि अगर पूना विश्वविद्यालय के अंदर फिजिक्स का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है और बंबई विश्वविद्यालय के अंदर फिजिक्स की थ्योरी बहुत अच्छी है, तो दोनों की टीचर स्टूडेंट का एक्सचेंज कराइए, दोनों को ज्वाइंट डिग्री देने की परमिशन दीजिए। क्वालिटी इससे आएगी, वो नेक के एक्रेडिटेशन से नहीं आएगी, 4 स्टार और 5 स्टार से। अगर इसरो मौजूद है बेंगलोर के अंदर और इसरो मौजूद है अहमदाबाद के अंदर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर स्पेस के कोर्सेज चलाइए, इसरो के साइंटिस्ट को बुलाइए, विद्यार्थियों को बुलाइए, उनका इंटरेक्शन करवाइए। इस तरीके से पब्लिक सेक्टर के साथ में कोलैबोरेट करिए। क्या शिक्षा चाहिए? अगर बैंक को चाहिए बैंकिंग के पर्सनल, तो बैंक से पूछिए, आप बीकॉम पढ़ाते हैं, लेकिन बैंक की प्रैक्टिकल सेंस के अंदर क्या क्या चीजों की उन्हें आवश्यकता है, उनको डालिए सिलेबस के अंदर। अप्लाइड कोर्सेज बनाइए, थ्योरी अप्लाइड का कॉम्बिनेशन करिए। और दूसरी बात, शिक्षक को इज्जत दीजिए। जिस शिक्षक से आप सब कुछ कराना चाहते हैं ना, दिक्कत क्या हो गई है कि आज के सिस्टम में शिक्षक पेरिफेरी पे चला गया, किनारे चला गया। पहले शिक्षक और विद्यार्थी के जो संबंध थे उन्हें तोड़ दिया गया है, क्योंकि आपके हाथ में चीज नहीं। एक नया कोर्स आप चलाना चाहते हैं, मान लीजिए आज एक कोरोना के ऊपर ही मैं एक शॉर्ट कोर्स चलाना चाहता हूं, तुरंत एक अवेयरनेस कोर्स कि कोरोना से बचने के क्या तरीके और लड़ने के क्या तरीके, इसको मैं तुरंत ऑनलाइन पे डालना चाहता हूं। नहीं जी, पहले आपको डिपार्टमेंट मीटिंग करनी होगी और फिर वो बोर्ड के अंदर जाएगा स्कूल के, फिर वो एकेडमिक काउंसिल में जाएगा, फिर वो ईसी में जाएगा, वीसी की परमिशन होगी, तब आप उस कोर्स को चलाएंगे। ऐसे नहीं। शिक्षा खाली एक निश्चित सिलेबस ही नहीं है, शिक्षा आपके जन जीवन से आधारित भी। आज आपकी क्या डिमांड है, उसके बारे में भी शिक्षित कर। सर 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आए हैं सर। जी बताइए। कोरोना के संदर्भ में चीन की मानसिकता के बारे में एक प्रश्न है पहला, और दूसरा है कि अगर भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो क्या यह हमारी नीतियों की कमी नहीं है, हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं। कल मैंने एक ट्वीट किया था, क्योंकि कल वो श्रमिक दिवस था। हाँ, मैंने कहा चीन के अंदर इतनी बड़ी माओ ने क्रांति कर दी,
सर्वहारा के लिए। और इनका तो सिद्धांत है सर्वहारा का अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरियट। तो सन 49, 51 साल वो और 20 साल वो, 71 साल बाद भी आज चीन में मजदूर का शोषण क्यों होता है? आज चीन में मजदूर क्यों गरीब है? और क्या चीन के नागरिक को कोई स्वतंत्रता है? वो विदेश भी तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक सरकार से परमिशन नहीं ले लेता। बच्चे क्या नौकरी करेंगे ये बच्चा नहीं तय करेगा, क्या कैरियर अपनाएंगे बच्चा नहीं तय करेगा, मां बाप नहीं तय करेंगे, ये लोकल पॉलिटिकल पार्टी की यूनिट तय करेगी। और चीन की भूमिका, चीन आज वो जापानी शब्द है हाराकारी, आत्महत्या, सुसाइड। आज चीन बहुत समझ रहा है। मैं चीनी इतिहास को मैंने पढ़ाया है 43 साल, 3 बार चीन गया भी हूं, जो मैंने देखा भी है। अरे तुम्हारा इतना शोषण हुआ था, तुम जब उस शोषण से उभर आए तो अपने को मजबूत करते, दुनिया को शोषित करने तो नहीं निकलते। फिर तुम में उन साम्राज्यवादियों में क्या फर्क रह गया? और ये पूरा कोरोना जो है चीन का बनाया हुआ है विश्व की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए। मैंने पहले दिन ये ट्वीट किया था कि इस कोरोना के काल में किसी भी भारतीय उद्योग को किसी विदेशी कंपनी को ना बेचने दिया जाए। और अब सारी खबरें आने लग गई कि चीन किस तरीके से अमेरिका और उन देशों की कंपनियों को खरीद रहा है। ये मार्क्सवादी, माओवादी साम्राज्यवाद चीन फैला रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से फैला रहा है ना, ये बचेगा भी नहीं। दूसरा सवाल एक और था भैया, आप कह रहे थे चीन के अलावा। दूसरा सवाल है सर कि अगर भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन, तो क्या यह हमारी नीतियों की कमी नहीं है? हम देखिए इन्हें रोक ऐसा, नहीं पा रहे। देखिए ऐसा है कि ब्रेन ड्रेन एक अंतरराष्ट्रीय फिनोमिना है। आपकी बहुत की अपनी महत्वाकांक्षाओं पर भी निर्भर करता है, किस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हैं उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए एक विकसित देश के लिए, हम तो देखिए अविकसित से अब विकसित की स्थिति में आए हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए किसी भी जॉब को करने के लिए, मेरे एक जानने वाले हैं भारत आना चाहते हैं वापस किसी जॉब से, लेकिन जो उनका स्पेशलाइजेशन है वो इंडस्ट्री भारत में नहीं है। तो अभी हमें वक्त लगेगा। और पिछले कुछ सालों में हमने इसमें उल्टा ट्रेंड भी देखा है। बहुत से लोग, देखिए हमारी एक मानसिकता में और दिक्कत आई है। हमारा जो उद्योगपति था, इसका पहले रिसर्च करने का बहुत खराब रिकॉर्ड था, नकल करने का रिकॉर्ड था। लेकिन अब रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर पैसा जा रहा, हमारे उद्योग भी रिसर्च कर रहे हैं। तो उस रिसर्च की वजह से जो नए डेवलपमेंट होगी उनके अंदर ये ब्रेन ड्रेन रुकेगा। ये ब्रेन ड्रेन का रिवर्स ट्रेंड शुरू हो गया। और एक बात और समझ लीजिए, जो मैं फिर बार बार जो मैंने बात कही थी कि आपके साथ ही देश जुड़ा है और देश के साथ आप जुड़े हैं, कि अगर देश सशक्त होगा, देश के संसाधन और ऊपर जाएंगे, देश में और शोध होगा और रिसर्च होगी और इंडस्ट्री होगी, तो ब्रेन ड्रेन तो फिर अपने आप रुक जाएगा। कौन चाहता है इस बात? मैं और एक छोटा एग्जांपल देके बता दूं इस बात। मेरी यूनिवर्सिटी में, नेशनल यूनिवर्सिटी है, तमाम देश भर से लोग पोस्ट होते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि साहब मुझको पोस्टिंग जो है मेरे रीजनल सेंटर में दे दो, मेरे प्रदेश के। क्यों? यही चीज, क्योंकि मेरा रीजनल सेंटर है वहां पे और मैं पोस्ट कर सकता हूं। तो उसी तरीके की इंडस्ट्री अगर हमारी डेवलप हो जाती है, हमारे हॉस्पिटल्स डेवलप हो जाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज आ जाती है इन स्तरों के ऊपर, कोई ब्रेन ड्रेन नहीं। हाँ, उनके लिए होगा जो इलिटिज्म है, जो एजुकेशन के नाम पे भी इलिटिज्म है और ड्राइंग टर्म रिसर्च और ड्राइंग टर्म इंटरप्रिटेशन की जो बात करते हैं, उनके लिए होगा। जिनको चाकरी करनी है अंग्रेजों की, जाके एक फेलोशिप लेने के लिए भी तलवे चाटने हैं और उनके कहे अनुसार हिस्ट्री लिखनी है या भारत की
गरीबी को दर्शाना है या भारत की गरीबी को दर्शाना है या भारत के बारे में बकवास करनी है बीबीसी पे जाकर के या न्यूयॉर्क टाइम्स में जाकर के, वो वही रहेंगे। उनके माइंड को, वरना ऐसे माइंडों को हमें वापस चाहिए हिंदुस्तान। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जो नकारात्मक बकते हैं भारत के बारे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, अरुंधति रॉय जैसे, अरे क्यों इंडिया का पासपोर्ट लिए घूमती हो फिर? क्यों इंडिया की सिटीजनशिप लिए घूमती हो फिर? जब देश के खिलाफ ही बोलना है और देश का मजाक उड़ाना है तो। आज देखिए हर भारतीय, ये पिछले 8-10 साल में ये चीज 5 साल से तो खास तौर से आई है कि आज भारतीय, अब भारत को लेके भारतीय जो हमारा डायस्पोरा है, जो प्रवासी भारतीय है, जो पहले शर्माते थे कहते हुए कि हम भारतीय हैं, आज वो गर्व के साथ पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं। भारत का आईटी रेवोल्यूशन, चांद तक जाना, मंगल तक जाना, आयुर्वेदा, आज योग सारी दुनिया में क्यों हो रहा है? क्यों योग को अपनाया जा रहा है? इन लोगों ने तो हमेशा योग का मजाक उड़ाया था ना। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और भारतीय इस बात को कह रहा है आज गर्व के साथ में इकट्ठा होकर के, जो प्रवासी भारतीय भी है, कि हम भारतीय। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे अभी पता चला कि हमारी जो एनसीवेब की निर्देशिका मैडम डॉक्टर गीता भट्ट जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अगर जी। नमस्कार गीता जी। सौरभ जी एक बार चेक कीजिएगा। मैं सौरभ जी है नहीं? रविंद्र जी आपने इसको रिकॉर्ड किया है? हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये इंस्टाग्राम पे भी है लाइव, तो इसकी रिकॉर्डिंग मेरी मेल पे भेज दीजिएगा, इसको ट्विटर पे भी अपलोड करेंगे अगर आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे लिंक मैं भेजूंगा। तो खैर आई होप के संतुष्ट रहा है आपका, ठीक रहा लेक्चर? तो मैं पहली बार बोला हूँ कोरोना पे इस तरीके से, और दिमाग से बस बोलता जा रहा था सोच करके, कोई तैयारी नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायद गीता मैम का लिंक टूट गया है। कोई बात नहीं। हमारे बीच में हमारी उप प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी मौजूद हैं। और मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आए। मैम कृष्णा शर्मा जी, मैडम जी नमस्कार। हेलो। मैं कृष्णा शर्मा मैम से पुनः निवेदन करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए कृपया अपनी बात करते हैं। अभी वो हमारे बीच में मौजूद थी, शायद अभी भी है। रविंदर जी, रविंदर जी, मैं एक शब्द कहूंगा। अब ये जो शब्दावली है हमारी वोट ऑफ थैंक्स वगैरह, हमें थोड़ी ये शब्दावली भी बदलनी चाहिए। कॉलोनियल परिक्राओं से बाहर आना चाहिए। जी सर, जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया तो मुझे कहना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का इतना। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों के कमेंट्स, अगर कोई क्रिटिकल कमेंट भी है किसी विद्यार्थी का तो मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा उसको। हमारे मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है सर। हमारे प्रेरणा स्रोत यहाँ पे हमारे टीचर इंचार्ज डॉक्टर मनोज कैंसर है। आपको बोला धन्यवाद। तो नहीं अच्छा, उन्होंने पहले ही कार्यक्रम आपके लिए तय किया हुआ था कॉलेज में। रविंद्र जी मैडम किस मैडम बोल रही है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। सौरभ जी मैम का साउंड म्यूट है सर, मैम अनम्यूट करेंगी साउंड। मैम उनको सर ये बोल दो कि वो अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कर देंगे। बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, सारे बच्चों को मेरी तरफ से शुक्रिया। मेरे से नहीं होगा ना वो, मेरे पास ऑप्शन नहीं आएगा उसका। आपने म्यूट कर रखा, आपने नहीं कोई डिस्कशन नहीं किया। आपका म्यूट हो रखा है, इसको खोलो ना। हाँ सौरभ जी सर जी। हाँ जी मैडम आ रही है, वो आ रही है, मैडम तैयार है वो सबको। मैडम कह रही मेरे का तो मैं तो बोलना चाहती हूँ, और वो इतना अच्छा 1 सेकंड में हो जाएगा सर जी। उनका म्यूट है ना, वो साउंड इसलिए मैंने बोल दिया। वो कह रही मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही, मैं बोल रही हूँ।
हाँ सर जी, वो मेरी म्यूट है। तरफ से सब विद्यार्थियों को धन्यवाद दे देना। मैं उनके कमेंट्स देख रहा हूं, मैं हर किसी का जवाब नहीं दे सकता, तो मेरी तरफ से सब विद्यार्थियों को धन्यवाद दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं मैडम, अभी एक सेकंड, वो मैडम एक सेकंड रुकिए सर, हमारे बीच में हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम आ रही है, कृष्णा शर्मा जी। नहीं, वो है हमारे ऑफ साथ, है। हमारे साथ है, लेकिन हमारे वो साथ ही उनको सुना उन्होंने पूरी स्पीच, तो एक बार ज्वाइन कर रही है वो। सर मैम से कहिए स्क्रीन पे हेलो। टच करें फिर। हाँ जी, हमारे हमारे हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आगे, मैम। आगे। आ रही आ रही मैडम, आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ, पता नहीं आ रही है मैडम, आ रही है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम जी के यहाँ। मैडम, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ रही है, आप बोलो बोलो बोलो। हाँ मैडम बोलो। ये क्या हुआ मैं? नहीं बोलो बोलो। हाँ, सर प्रोफेसर कपिल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विमर्श में मैंने आपको सुना, पहले भी था, और हमेशा ये न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं आपको सुनती रहती हूँ। जी शुक्रिया। और आज इस कोरोना महामारी ने तो भारत नहीं पूरे विश्व को ही आघात पहुंचाया है, पर आपकी बातों से मुझे जो लगा, और सभी छात्र छात्राओं को भी लगा होगा कि सर हमें आंतरिक शत्रु से भी लड़ रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक, इस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। केवल एक कोरोना महामारी ही नहीं है, जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं वह भी इसको बढ़ा रहे हैं। और अब हमारे छात्र छात्राओं को जो आपने एक आशा का संदेश दिया है कि अब जो हमारे भारत का निर्माण है वो इन्हीं के हाथों में है। और इस लॉकडाउन के समय में भी सर, यदि हम अब समय का सदुपयोग करें, स्वाध्याय करें, तो हम इससे बहुत विजयी होकर बाहर निकलेंगे। हमें अलग अलग दृष्टियों से भी इस समय को देखना है कि यदि ये हमारे सामने ये समस्या आई है। और एक सर, आपने बीच में जो एक बात कही थी कि बीच में मोदी जी ने कहा कि हमें थाली बजाकर, घंटी बजाकर, और हमें अपने जो हमारे कोरोना से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, और सर आपने जो पुलिस का एक नया दृष्टि हमारे सामने रखी, और हम भी देखते रहते हैं रोज आजकल बैठ करके, पुलिस का एक नया रूप हमारे सामने आ रहा है। मैंने कहा था कि ये सन 47 से आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, 47 से ही आना चाहिए था। अब हमारे सामने एक नया रूप आ रहा है, और ये बच्चे हमारे देख रहे हैं कि कितना एक नेगेटिव रूप जो अभी तक हम फिल्मों के माध्यम से उनके माध्यम से हम देखते हैं। मैंने इसीलिए बच्चों से कहा कि जब भी अपने मोहल्ले में अब ये पुलिस वाले को देखे, किसी और कोरोना योद्धा को देखे, उन्हें सैल्यूट उन्हें सैल्यूट जरूर करें। मोदी जी ने जो बीच में वो किया था घंटी का, और उसका भी उस समय मुझे एक बात बहुत तीव्रता से मेरे दिमाग में आई थी कि सर, जैसा कठिनाई के समय, मुसीबत के समय, यदि हमारे मन में उत्साह हो तो हम उस मुसीबत को भी एक उत्सव के रूप में ले सकते हैं। उस समय, उस क्षण के लिए तो हम कम से कम भूल ही सकते हैं उसको। और अभी जो आपने स्टूडेंट्स को सबको बताया कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, कि हमारी सरकार जो है, कम से कम हम सब मिलकर, हम शिक्षक मिलकर, सरकार मिलकर, इनका साल हम जो है वेस्ट नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। और अभी भी हम सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। अभी सर जो अभी ये मनोज जी ने, हमने ये जो वेबिनार कराया है, उसमें भी 80 टीचर्स हमारे साथ, और 600 स्टूडेंट्स अभी मुझे पता चला कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबने आपको सब सुना। मैं एक बात और कहना चाहूंगा विद्यार्थियों से आपके माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी। लोहा तपने पे ही स्टील बनता है, लोहा तपने पे ही स्टील बनता है। और आज इस युवा युग में जब इन्होंने इस तपन को कोरोना की झेल लिया, बिल्कुल तो बिल्कुल, देखिए ये युवा कितना मजबूत होकर निकल करके आएगा इस देश के लिए और अपने लिए। हमारे तो आपने जो बताया सर, हमारे किसानों को आदत है, कहाँ 1500 किलोमीटर मजदूर चलकर हमारे गए हैं। किसानों ने कैसी कैसी कठिनाइयों से हम लोग बाहर आए हैं। 1964 का जो आपने उदाहरण दिया, तो ये कठिनाई तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल जाएंगे। इस समय तो हमारा देश विकसित स्थिति में है ही, और एक समर्थ हाथों में है हमारा देश, तो हम इस पर तो विजय पा ही लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र छात्राएं क्या, हम लोग खुद आपसे बहुत ज्यादा, मेरे तो अपने मन में बहुत उत्साह आ गया है। बिल्कुल एक अलग रूप आपने रखा है। तो गीता भट्ट जी शायद हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार गीता जी, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी निर्देशन में ही सब कार्य हो रहा है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्राचार्य शायद मुकेश अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं जी।
नमस्कार। है सौरभ है क्या? मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? उन्होंने म्यूट कर रखा होगा, आप जारी रखो, सुन रहे होंगे। अच्छा। हाँ, आप रखो, आप हाँ, म्यूट कर। रीता भट्ट जी ने समय निकाल कर हमारा साथ दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस पूरे आयोजन का सर मैं दोबारा कहूंगी, इस पूरे आयोजन को जो सफल बनाया मनोज कैन जी हमारे पीजीडीएवी कॉलेज के, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग सब जुड़े रहते हैं। मैं तो रविंद्र जी का धन्यवाद दूंगा। रविंद्र जी ने मुझे कहा भाई आना है, करना है। मैं सबका धन्यवाद आपका दे रहा हूँ। आपकी टीम पूरी में देख रहा हूँ, आपकी पूरी टीम में देख रहा हूँ, मेरे तरफ से सबका शुक्रिया। हाँ, और इतने छात्र छात्राएं जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये पूरा का पूरा आयोजन सर आपके माध्यम से बहुत सफल रहा मेरी दृष्टि में। नहीं, बस मुझे इसका लिंक भिजवा दीजिएगा, क्योंकि मैं ट्विटर पे डालूंगा इसको। जी जरूर सर, जरूर सब चीज मेरी मेल पर भिजवाना रविंद्र जी बिल्कुल। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में जी सर, अंत में कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी अंग्रेजी विभाग की सम्मानित प्राध्यापिका मिस अनन्या जी को। अनन्या जी पीजीडीएवी एनसीवेब सेंटर की ओर से इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों का धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगी। अनन्या जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे तो मुझे वोट ऑफ थैंक्स के लिए बोला गया है, लेकिन जिस तरीके से सर ने अपनी स्पीच हमारे सामने रखी है, मैं स्टार्टिंग से इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गई थी उनकी स्पीच को सुनते हुए। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं सिर्फ आऊं और सबको थैंक यू कह के चली जाऊं। सर की बातें मैंने बहुत जितनी इंफॉर्मेटिव थी, जितनी इम्प्रेसिव थी, जितना उन्हें आत्मसात करने की जरूरत है अभी हमारे देश में, बहुत सारी चीजों को मैंने नोट डाउन किया है। हालांकि सर ने तो अपनी बातें रख भी दी हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, बच्चे सारे सुन रहे हैं और ये बाद में भी सबको अवेलेबल रहेगा। लेकिन सर की कुछ बातें मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं उन्हें दोबारा सबके सामने रखना चाहती हूँ। और सर जो आपका तरीका था सर, मैं बस इतना अगर अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस मतलब स्पीचलेस तो किया ही, लेकिन अगर शब्दों में रखने की कोशिश करूं तो जिस कदर आप भाषण देते हुए आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उस टाइम हमारी आंखों में भी उसी तरीके से आंसू आना और जो बातें हम एक दूसरे की महसूस कर सकते थे, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश में कितनी ज्यादा यूनिटी है। समझने की जरूरत है जो भी अनवांटेड मटेरियल्स जो हमारे सोसाइटी में, जो हमारे कंट्री में चीजों को कहीं ना कहीं एक ट्रैक से ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है। जैसे आपने कोरोना योद्धाओं की बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज में हम खबरें सुनते रहते हैं कि डॉक्टर्स जब अपने घर को आ रहे हैं, नर्स अपने घर को आ रही हैं, तो कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बिल्कुल हमें उनके साथ हर टाइम खड़े रहना है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपने एक बायो टेररिज्म की बात कही, जैसा आपने बोला कि धीरे धीरे हमें ये सारे सबूत मिलने वाले हैं, हमें उनका इंतजार तो करना ही है, क्योंकि एक समाज ऐसा भी है जो इन चीजों को बहुत बखूबी नहीं समझ पा रहा है। हमें उनके साथ भी खड़े रहना है, बिकॉज हम शिक्षित समुदाय से अपना बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को समझें और अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को, जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमीज दोनों हैं, उनमें मिलके हम साथ लड़ें और अपने भारत का नाम हर जगह ऊंचा करें। जैसे आज भी इंडिया हर जगह कर रहा है, लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं कि हमें इंडिया से सीखने की बहुत जरूरत है, जैसे वो कोरोना की लड़ाई में उतरा हुआ है। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बायो टेररिज्म की बात रखी, जैसे आपने एंटी र्यूमर सेल की बात की, जो फेक न्यूज जिसकी वजह से जो घटनाएं रोकी जा सकती हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट जितनी कोशिश कर रही है उसके खिलाफ ये एक अलग, ये लोग अपनी विंग चला रहे हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल हीलिंग की जरूरत है। जो आपने वर्कर्स की बात कही कि जिस तरीके से पार्टीशन के टाइम लोगों का
लोगों को हीलिंग की जरूरत थी, साइकोलॉजिकल हीलिंग की जरूरत थी। आज इस कोरोना महामारी की वजह से कहीं ना कहीं माइग्रेंट वर्कर्स, जो स्टूडेंट, जो टूरिस्ट हर जगह फंसे हुए हैं, उनको जरूरत है। और एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्मेशन की बात कही सर, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। एंड वी आर रियली फील ग्रेटफुल टू यू कि आप आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमें अपने विचारों से इतना ज्यादा लाभान्वित किया। सो एट द एंड मैं सबको एक एक करके थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज इस प्रोग्राम में बहुत लोगों की मेहनत जुड़ी है, सबने अपना अपना टाइम निकाला है। तो एक थैंक यू तो हर कोई डिजर्व करता है। उन सारे सोसाइटी के जो भी हमारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं या हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है हमारी, वैसे ही ये एक हमारा जरिया था कि हम अपने तरीके से इस कोरोना में कुछ यूनिक करें, बच्चों तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य हैं और वही है जो हमारे इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। तो इसी के साथ I just want to give my vote of thanks. As they say that the best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart, as we also feel your words, sir, by heart. Thank you is one such prayer among them. I, Ananya, a PGDAV faculty member and one of the members of this organizing committee, consider it a very great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable event. Of course, इसे लोग याद रखने वाले हैं. Today, my words are not enough to express the gratitude to you, sir. On behalf of our college, PGDAV NCWeb Center, I would like to thank our chief guest, Professor Kapil Kumar, sir, who graced us with his thought-provoking address and set a perfect platform for our college. I would like to thank our beloved principal, sir, who is not present here, but indirectly he always supports it, and our vice principal, ma'am, for all words of wisdom that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you, and thank you for being with us today. I would like to extend a special thank to our dear Geeta Bhatt ma'am, the director of NCWeb, and Dr. Uma Shankar sir, who blessed us with their support and encouragement always. I would like to mention our deep sense of appreciation for our TIC, Dr. Manoj Kumar Kain sir, without whose imagination this event would not have been possible at all. Sir, you are really our inspiration, and we have been lucky to be backed by you, sir. And I assure you, whenever you will need us, we will be there for you, always and always. And heartfelt thanks goes out to all our faculty and teachers who always stand by us and motivate us. We thank you for making us feel happy with your presence to this webinar. And I would like to thank our organizing committee for their involvement. Though I am also one of the members of this organizing committee and feel really blessed to be a part of this, to show our involvement and willingness as we express to take our completion of this task beyond our comfort zone. And last but not the least, I thank all the students for showing their interest and participation in this program. Once again, thank you very much to all who assembled here digitally. And in the last, I really want to say, as we know that we are suffering from this global pandemic, I want to say this line. Hope is one thing that sometimes keeps us going, right? So, like, our government is trying so hard for us to get out of this situation. So, in this hope, we will all meet soon, very soon, all healthy and all happily. And I want to say at the end, stay home, save lives, have a good day to all of you. Thank you very much. जय हिंद। धन्यवाद कपिल जी, जय सर रविंदर जी धन्यवाद रविंदर हाँ जी। जी सर जी सर रविंदर जी, मुझे ना एक आज में थोड़ा सी बात करनी है टीआईसी के नाते, कि अभी तो हमने अपने आदरणीय स्पीकर कपिल कुमार को इस रूप में चुना है, लेकिन मेरा सर से निवेदन है कि सर जब भी स्थितियां ठीक होंगी आप कॉलेज आएंगे और हमारी सारी फैकल्टी के साथ और बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन और अच्छा सा करेंगे। सर आप मैं मनोज के साथ बिल्कुल सहमत हूं, इस बात को पाएंगे। ऐसा है कि जब भी आपको अभी भी कभी लेक्चर की जरूरत हो किसी और विषय पे भी,
तो आप बता सकते हैं। सर आपका लेक्चर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। मैं तो मतलब इस इतना अंदर से इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग हो रही है कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर बहुत अच्छा लेक्चर सर। तो आपका स्वागत होगा जी डीएवी कॉलेज में, आपको आना पड़ेगा एक बार, बस ये प्रॉमिस आप करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी एक बार फिर। एक बार लॉकडाउन खुल जाए तो फिर सर के साथ आते हैं। को मैंने क्या दिया मुझे तो मालूम भी नहीं मैं क्या बोल अरे रहा हूँ। सर बहुत बढ़िया बोला है सर, बहुत बढ़िया, बहुत आप भेजेंगे तो कुछ सुनूंगा। अंत सर आप जो में बोले मन से बोले। हाँ। मैं हमेशा एक्शन पर बोलता हूँ, टीवी डिबेट में हाँ, कभी नोट्स वगैरह नहीं बिल्कुल, लिया मैंने मैं चैनल पर भी देखा है, आप मन से बोलते हैं। मन से बोलते हो। हाँ, मन से नमस्कार। बोलना बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अंत में इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्दी हम लोग इस अनुभव प्रयोग के जो हमने आज किया है तो दोबारा फिर इस तरह का कोई कार्यक्रम रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। सौरभ एंड कर दो। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। कर दो।